गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पे अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अपने समय का सही उपयोग कर रहे होंगे। जैसा कि हम जान रहे हैं फिर से लॉकडाउन बढ़ा दी गई है और इन फ्यूचर अभी लॉकडाउन देखो बढ़ेगा ही। हमें थोड़ी सी अपनी आदत को बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इतना जल्दी कोरोना जो अभी पूरे देश दुनिया में जो फैला हुआ है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी फास्ट टू एंड। इतना जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी आदत को हमें बदलनी होगी। खुद में ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम आप लोगों को टास्क भी देते हैं, आई डोंट नो आप बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, तो ये तो टोटली डिपेंड करता है आपकी ईमानदारी के ऊपर कि आप कितने ईमानदार हो, ठीक है, और अपने समय का कैसे उपयोग कर रहे हो। मैं सारे क्वेश्चन जितने एग्जाम्पल थे अकाउंट में मैंने सारे बता दिए। मैंने टास्क भी दिया था कि प्लीज़ घर पे क्वेश्चन सॉल्व करना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप क्वेश्चन घर पे सॉल्व किए होंगे। और इसी के साथ ही मैंने इकोनॉमिक्स में पार्ट 1 डाला था, आप उसको ज़रूर देखे होंगे एंड प्लीज़ उसको देखिए। बिकॉज देखो इकोनॉमिक्स में क्या है कि आप लाइन बाय लाइन गो थ्रू तो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बट थोड़ा सा आपको कुछ जो एग्जाम्पल्स है उसे समझना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि बस लाइन बाय लाइन पढ़ लिया इट इज़ एनफ। और भी अभी तो ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो थोड़ी थ्योरी आपको मिल रही है जो कि आपने ऑलरेडी ये क्लास 11 में पढ़े हुए होंगे भी। कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी अलग मिलेगी, बट फ्रॉम चैप्टर 2 बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। वहाँ पे अपने को पूरा ग्राफ पढ़ना है, और जहाँ पे ग्राफ की बात आएगी वहाँ तो मैं 100% में बता रही हूँ कि बुक और सिंपली कॉपी पेन से मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी। वहाँ मुझे हर हाल में बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको जो टास्क मैं दे रही हूँ आप हर हाल में उसको घर पर पढ़िए, बनाइए, और वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखिए। आप क्या करो कि ऑफलाइन जो अपना ऑप्शन रहता है ऑफलाइन, उसको डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। और जैसे कि 2-3 बार आप सुनो, इससे आपका डेटा भी बचेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप ऑनलाइन देखिए, उसमें क्या हो कि आपको बार बार प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लो और 3-4 बार देखो, पॉज करके देखो, समझो क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। बिकॉज देखो अभी बहुत ऐसे भी झारखंड गवर्नमेंट ने और बोल रखा है कि 15 जून के बाद आपका स्कूल खुलेगा, और भी बहुत सारे जितने भी आपके हमारे राज्य हैं। आई एम 110% श्योर जून के पहले या जून के अंतिम तक इतना तो जान जो स्कूल कोचिंग्स बंद ही रहेंगी। आई डोंट नो क्या स्थिति होने वाली है फ्यूचर में, देखो जुलाई में क्या होता है। तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना। चलिए आज हमारा इकोनॉमिक्स में हम जो पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो प्रकार है, काइंड्स। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 5 नहीं 4 काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो आर्थिक क्रिया हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। मैंने सिंपली वहाँ पे बोला था कि एग्जाम्पल भी दिया था कि आपकी मदर जो घर पे काम कर रही हैं उनको आप सैलरी बेसिस नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो वो आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएंगी। बट अगर वही आपकी मदर अपना रेस्टोरेंट चला रही है, होटल चला रही है, वहाँ पे चीज़ों के सर्विसेज एंड गुड्स बेच रही हैं और उसके बिहाफ में उनको मनी मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, आर्थिक क्रिया हो गया, राइट। तो सबसे पहला अपना आर्थिक क्रिया क्या है, कंजप्शन, इसको हिंदी में हम कहते हैं उपभोग। और हाँ एक बात और बोलना चाहूँगी, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स आप प्योर हिंदी में नहीं पढ़ सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश की भी इसमें जो मेन कीवर्ड जो अपना इकोनॉमिक्स का होता है वो इंग्लिश में भी आपको आना चाहिए। तो ये नहीं कि सिर्फ माइंड में सेटअप कर लो कि हमको सिर्फ हिंदी ही करना है, ठीक है। और ऐसे भी आपको मैं बता दूं, आप भले ही आप हिंदी मीडियम में हो, स्टेट बोर्ड के छात्र हो, बट अपने माइंड में सेटअप करो कि हमें अपने आप को इंग्लिश में भी जाना है। अपना जो मीडियम है इन फ्यूचर हमको इंग्लिश में भी करना है। बिकॉज आप जैसे जैसे हायर एजुकेशन में जाओगे, आपको बुक्स, अच्छी किताबें, अच्छे कंटेंट, वीडियोस ऑनलाइन यूट्यूब गूगल पर मैक्सिमम आपको अच्छी चीज़ें इंग्लिश में ही मिलेंगी, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर उपभोग हमारा पहला है, दूसरा हमारा क्या है, उत्पादन, दैट इज़ प्रोडक्शन, एंड थर्ड विनिमय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सचेंज, एंड फोर्थ इज़ योर निवेश, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट,
ठीक है। अब देखोगे जो विनिमय है इसको दो पार्ट में यहाँ बांटा गया। जब हम विनिमय पढ़ाएंगे तब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है उपभोग, कंजप्शन। आप सभी, हम सभी कंजप्शन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उपभोग कर ही रहे हैं। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। देखो एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी आपको यहाँ पर, जो यहाँ पे वर्ड बोला उपयोगिता, ठीक है, उपयोगिता जो वर्ड बोला और एक जो बोला उपयोग, ठीक। कॉपी में थोड़ा मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपकी कॉपी में स्क्रीन पे दिख रही होगी। एक हमारा लिखा हुआ है उपयोगिता और दूसरा वर्ड लिखा हुआ है उपयोग। इसको समझना, इसमें बहुत अंतर है, ठीक है। उपयोगिता दैट इज इन इंग्लिश वी कॉल यूटिलिटी। यूटिलिटी, इसको गांठ बांध लो, ये वर्ड आपको 1000 बार मिलने वाले हैं पूरे माइक्रो में, ठीक है, 1000 बार। इवन अगर कल को बीकॉम करते हो या कल को अगर यहाँ एक चीज़ और बोलूँगी, आर्ट्स के बच्चे इस इकोनॉमिक्स को आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर यू ऑल्सो वेलकम। और इसका होता है यूज़, दोनों में बहुत अंतर है। हमने लिखने में इस पेन का इस्तेमाल किया, उपयोग किया, इस कलम का इस्तेमाल किया, यूज़, ठीक है। अब यूटिलिटी क्या है? ये जो हम कलम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पेन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हम कितना सेटिस्फाइड हैं इस पेन से। मान लो ये एक 5 रुपया का पेन है, 5 रुपीज़ का ये पेन है, इसको यूज़ करने के बाद मैं कितनी सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कितना का यूटिलिटी मिला, कितना का उपयोगिता मुझे मिला। समझ में आ रही है बात? दैट इज़ कॉल्ड उपयोगिता। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। इवन यूटिलिटी के बारे में आप अलग से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे भी, मैं शॉर्ट में यहाँ समझाने की बस कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, ओके, तथा सामूहिक यानी कि ग्रुप में व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। जो भी वस्तु है, जो भी सेवा है, जो भी हमारा अपना एक व्यक्तिगत फीलिंग होता है, एक सामूहिक फीलिंग होती है, ठीक है ना। एक ग्रुप, एक परिवार मान लो क्या है, सामूहिक है, ठीक है ना। हमारा अपना व्यक्तिगत कुछ आवश्यकता होता है, सामूहिक का कुछ ना कुछ आवश्यकता होता है। तो एक व्यक्तिगत आदमी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए उपभोग करता है कुछ वस्तु और कुछ सेवा का। तो जब वो किसी वस्तु और सेवा का जब उपभोग करता है तो वो चाहता है कि 100% अपने आप को वो पूरी तरह से उपयोगिता में लाए, उपयोगिता का उपभोग करता है। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको पहले एक रोटी परोसा गया, ठीक है, उस एक रोटी से आपका कुछ यूटिलिटी आया होगा तो आपका पेट भरा, फिर आपको 2 रोटी दिया गया, फिर आपकी कुछ उससे यूटिलिटी आई होगी तो आपकी पेट भरी होगी, फिर तीसरी रोटी, फिर चौथी रोटी, मान लो 5वीं रोटी तक में आपकी पूरी सेटिस्फैक्शन हो जाती है। अब आप बोलते हो नहीं, इसके बाद अब नहीं खाएंगे, मेरा पेट भर चुका है, आप सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है। तो पर रोटी से, पर चपाटी से आपको क्या मिल रहा है? कुछ यूटिलिटी मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ें यहाँ बोली जाती है। भोजन करना एग्जाम्पल में है, भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि उपभोग की क्रियाएँ हैं। जैसे कि हमने कोई वस्तु को आपने उपभोग किया, किसी सेवा को आपने, वैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? सेवा है। आप हमारा वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, आप उसमें अपना डेटा यूज़ कर रहे हो, अपना डेटा आप डेटा कहाँ से आता है? आप पैसा रिचार्ज कराते हो तो फिर डेटा आपके पास आता है, राइट। तो आप जब मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो जब पूरा वीडियो देखते हो तो एक यूटिलिटी आपको मिलती होगी कि हाँ, इतना हमने डेटा यूज़ किया तो उस पर हमको कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ हमको सेटिस्फैक्शन हुआ,
टू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ें होगी उपभोग। आप सेवा का और वस्तु का क्या करते हो? उपभोग करते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? उत्पादन, प्रोडक्शन। पहला तो हो गया कंजप्शन, दूसरा क्या है? प्रोडक्शन। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तु और सेवा का उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। अब आप कोई चीज़ का भी उत्पादन करोगे तो पहले आपके पास कुछ रॉ मटेरियल होता है, राइट? ऐसा थोड़ी डायरेक्टली आपके पास फाइनल गुड्स बन जाएगा। कुछ रॉ मटेरियल है, आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, उस रॉ मटेरियल को आप मिक्स करके कुछ ना कुछ बनाते हो, कोई ना कोई आप क्या बनाते हो? वस्तु बनाते हो। फिर उसी प्रकार से आप सेवाएं के बारे में बात हम करें, जैसे कि अभी क्या बोलते हैं, हमारा जो भी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना जो आया है कोविड-19, इस बीच में एक ऐप आई है जूम करके, जिससे ज़्यादातर ऑफिशियल्स पीपल जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ 100 लोग से ज़्यादा या 100 लोग के आसपास में कॉन्फ्रेंसिंग वीडियोस कॉल मतलब बातें हो सकती हैं, मीटिंग हो सकती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप एक ऐसी उत्पादन, ये एक ऐसी आर्थिक क्रिया जिसका संबंध वस्तु और सेवा की उपयोगिता से होती है अथवा मूल्य में वृद्धि करने से होती है। मूल्य में कैसे वृद्धि, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बारे में भी आप बहुत डेप्थ में पढ़ोगे। हमारा एक प्रोडक्शन चैप्टर है, उत्पादन चैप्टर है, वहाँ पे आप पढ़िएगा। इवन कंजप्शन का भी चैप्टर है, कंज्यूमर का अपना इक्विलिब्रियम चैप्टर है, वहाँ भी डेप्थ में पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो मूल्य में वृद्धि के बारे में कैसे होता, देखो जैसे कि मान लो, जैसे कि कोई जंगल है, जंगल में एक जो किसान है उसने क्या किया कि एक लकड़ी को काटा। ठीक है, तो उस लकड़ी को उसने एक जो लॉग होता है लकड़ी का, पेड़ का, उसने काट करके अपने विलेज मार्केट में उसने बेच दिया, अपने लोकल मार्केट में उसने बेच दिया। तो सपोज दैट उसको 100 रुपये मिले। ओके, अब क्या है कि जो विलेज मार्केट है वो जाकर के टाउन में उस लकड़ी को जाकर पर्टिकुलर दुकान को जाकर के बेचता है, जहाँ पे फर्निशिंग का पूरा काम होता है, लकड़ी को पूरा फर्निशिंग करना, कट करके बनाना। ठीक है, तो वहाँ पे उसने बेचा, सपोज उसने 500 रुपये में वहाँ से बेचा। तो देखो वही लकड़ी का एक किसान ने एक जंगल से उठाकर जब विलेज मार्केट में बेचा तो 100 रुपये में बेचा। और फिर क्या होता है कि जब वो विलेज मार्केट वाला जो बंदा है वो जाता है किसी टाउन मार्केट में जाके बेचता है तो उसको 500 में बेचता है। अब देखो जब वो फर्निशिंग कर देता है उस लकड़ी का वहाँ पर, तो वो क्या करता है, फर्निशिंग करने के बाद उसके बाद उसको काट छाट करके मान लो सपोज कुछ फर्नीचर बनाता है। ठीक है, और वो फाइनल कस्टमर को सपोज दैट 2500 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो अब देखो उस लकड़ी की वैल्यू पहले 100 रुपये थी, उसके बाद 500 रुपये हो गई, और आज जब वो फाइनल गुड्स बन रही है तो कितने की हो गई? 2500 की हो गई। तो ये जो 2500 जो हुआ ना, इसी को हम बोलते हैं मूल्य में वृद्धि करने से है। आप जो उत्पादन कर रहे हो, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे आपके काम से उसमें उसके मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होते जाती है। ठीक है, जैसे देखो दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर कपड़ा सिलना। अब क्या दर्जी तो कपड़ा का उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, तो जो कंपनियां जो कॉटन होती है, कॉटन से पहले सिल्क बनती होगी, तो एक प्राइस ऐड हुआ उसमें, फिर उस सिल्क जो धागा है, जो धागा जो सिल्क बना, उससे वो फिर वो एक कपड़ा का जो पूरा बेल होता है वो बनाया गया, वहाँ पे ऐड हुआ। अब दर्जी क्या करता है कि उस बेल के जो कपड़े हैं उसको वो ला कर के शर्ट बना के या पैंट बनाकर वो बेचता है। तो फाइनल कपड़ा क्या है, शर्ट पैंट हुआ ना। तो चीज़ें क्या हो रही, जैसे जैसे उसमें इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है, प्राइस भी क्या होते जा रही है, ऐड होते जा रही है। सेम यहाँ पे एग्जाम्पल है, अथवा बढ़ई द्वारा लकड़ी का लट्ठा चीर कर कुर्सी मेज बनाना उत्पादन की क्रिया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है आपके सामने। अब देखो कहता है नेक्स्ट पेज में, उत्पादन अर्थशास्त्र का, लेट मी टर्न द पेज। उत्पादन जो है कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलो,
उत्पादन जो है अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विभाग है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि धन का उत्पादन कैसे तथा किन किन साधनों से होता है। बिल्कुल, आज हमारी अर्थव्यवस्था या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हालत में क्यों चली गई है? बिकॉज़ हमारे दुनिया में, हमारे देश में उत्पादन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी आप अपने घर में भी फूड खाते होंगे, ऑब्वियसली वो चीज़ें स्टॉक में है, तो आपके पास वो चीज़ें सप्लाई हो रही है। जो मेडिसिन आपको, ऐसा थोड़ी है कि फैक्ट्रियाँ चल रही हैं बहुत तादाद में, ठीक है। एक टाइम अगर इस तरह से कंटिन्यूटी चलती रहे, लगभग मान लो सपोज, हम तो प्रे करते हैं कि ऐसा ना हो कि साल भर जाए, ठीक है। अगर सपोज अगर 1 ईयर चला जाए तो समझ रहे हो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि डिमांड तो रहेगा ही रहेगा, बट सप्लाई कहाँ से होगी अगर उत्पादन ही नहीं होगा तो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि धन का एक देश, हाँ, कोई भी देश अगर इनकम करता है तो उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन किन किन साधनों से होता है? तो देखो, बेसिकली जो साधन है हमारे प्रोडक्शन के, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको माइंड में याद भी रखोगे कि उत्पादन की ये जो एजेंट है, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर 1 भूमि। भूमि आपके पास लिमिटेड है, मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। लेबर हमारे पास स्किल्ड होने चाहिए, ओके। कैपिटल जितना ज़्यादा आपके पास होगा आप उतना ज़्यादा काम कर सकते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन, कुछ लोगों को मिला करके, कुछ फर्म्स को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ठीक है। एंड द लास्ट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। जो उद्यम होते हैं, जिनके पास आइडियाज़ होता है, जिनके पास दिमाग होता है, इनोवेटिव थिंकर्स होते हैं वो, ठीक है। तो अगर इनका अच्छे से आप कॉम्बिनेशन करोगे, अच्छे से इन साधनों का आप कॉम्बिनेशन करोगे, तो आप बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हो? उत्पादन करके अपने देश को धन प्राप्त करा सकते हो, ठीक है। ये उत्पादन हो गया। 3rd नंबर है हमारा विनिमय, दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज। विनिमय, एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो, ठीक है। आप क्लास 9, 10th में बार्टर सिस्टम पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में। एक हाथ से आपने मान लो धान दिया तो दूसरे हाथ से आपको चावल मिला, या एक हाथ से आपने धान दिया तो दूसरे हाथ से आपको कुछ और भी सब्जियां मिली, लाइक दिस। तो एक्सचेंज में देखो क्या है, विनिमय वह क्रिया है। आज एक्सचेंज हम कैसे करते हैं? हम सब्जी खरीदने मार्केट में जाते हैं तो हम उनको, जो हमारा आरबीआई का जो नोट है, जो जो करेंसी है हमारा, हम वो करेंसी उनको पकड़ाते हैं और ऑन बिहाफ हम क्या लेते हैं, जो भी है अपना आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं उसको परचेस करते हैं, ठीक है। तो एक हाथ से आप लेते हैं, दूसरे हाथ से देते हो, ठीक है। विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है। एक्सचेंज क्या है? कोई भी वस्तु है या कोई भी उत्पादन के साधन, ये जो साधन है, ठीक है, कोई उत्पादन के साधन है, इनका हम क्या करते हैं? क्रय और विक्रय किया जाता है। और यह यानी कि खरीद और बेचना, और यह क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हो आज के टाइम में ये बार्टर सिस्टम तो चल नहीं रहा है, ठीक है ना, एंड बार्टर सिस्टम बहुत डिफ़िकल्ट भी है। तो आज हम मुद्रा में क्या करते हैं? क्रय और विक्रय करते हैं। अब यहाँ पे मेन लाइन जो तुम्हारा इम्पोर्टेंट है वो देखो क्या है, विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण यानी कि प्राइस डिटरमिनेशन भी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि जो विनिमय की जो क्रिया है, जो हम वस्तु और उत्पादन के साधन को जो क्रय विक्रय करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइस डिटरमिनेशन भी कहते हैं, कीमत निर्धारण कहते हैं। और कीमत निर्धारण को 2 भाग में बांटा गया है। ये दोनों भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा माइक्रो, मतलब इसको कह सकते हो रीढ़ का हड्डी, ठीक है। ये पूरा माइक्रो जो चैप्टर है, इसमें ये बार बार वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे नंबर 1, वस्तु कीमत निर्धारण, प्रोडक्ट प्राइसिंग। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का क्या आप कर रहे हैं? उसका वस्तु का कीमत का निर्धारण कर रहे हो। इसका संबंध बाजार की विभिन्न दशाएं से है। देखो ये जो आपको लिखा है ना, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता, ये एक चैप्टर है आपका, मार्केट चैप्टर। अगर आपके पास घर में बुक होगा तो आप देखिएगा, उसमें ये एक चैप्टर है, वहाँ आपको पूरा डेप्थ में पढ़ना है। लगभग 10 या 15 मार्क्स का ये चैप्टर है तुम्हारा,
इसमें 2 पार्ट बटे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहला आपको लाइन दिमाग में रखना है कि जो वस्तु कीमत निर्धारण है ये टोटली डिपेंड करता है कि बाज़ार की दशा क्या है, बाज़ार की दशा क्या है। जैसे क्या बाज़ार की दशा पूर्ण प्रतियोगिता है, क्या बाज़ार की दशा एकाधिकार है, क्या बाज़ार की दशा अपूर्ण प्रतियोगिता है। पूर्ण प्रतियोगिता देखो हम थोड़ा थोड़ा हिंट बस कर दे रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी इसको पढ़ना है और फिर वीडियो ही बहुत लंबी हो जाएगी। पूर्ण प्रतियोगिता देखो क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ बायर्स होंगे और नंबर ऑफ़ सेलर होंगे, जहाँ पे बहुत सारे बायर होंगे, खरीदने वाले भी बहुत सारे होंगे और बहुत सारे बेचने वाले भी होंगे। बट यहाँ पे जो वस्तु होगी वो सिमिलर होगी, एक जैसी। सपोज मान लो मैं इसका एग्जाम्पल दे दूँ सब्जी मार्केट में आपको सिर्फ सब्जियाँ ही मिलेंगी। ये नहीं कि वहाँ पर तुम कपड़ा मिल रहा है, राशन का दुकान भी खुला हुआ है वहाँ पे, ऐसा नहीं है। वो एक पर्टिकुलर जो मार्केट वहाँ सिर्फ सब्जी ही होगा, ठीक है। सब्जी मतलब एक पर्टिकुलर सब्जी ही मिलेगा आपको वहाँ पे। ये नहीं कि कपड़ा मिल रहा है तो सोना मिल रहा है तो राशन की चीज़ें मिल रही हैं, गाड़ियाँ भी मिल रही हैं, ठीक है। तो ये एक हिंट बस रखना माइंड में, यहाँ पे नंबर ऑफ़ बायर नंबर ऑफ़ सेलर होते हैं और सिमिलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। दूसरा जो एकाधिकार होता है, यहाँ पे बेचने वाला एक होगा, खरीदने वालों की संख्या अधिक होती है। नंबर ऑफ़ बायर्स तो होते हैं बट सेलर ओनली 1 होता है। और जैसे कि इसका एग्जांपल मैं दे सकती हूँ अपना क्या बोलते हैं ये अपना रेलवेज़, ठीक है। जैसे कि सरकार यहाँ पे क्या होती है, बेचने वाली हो गई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इंडिया में सिर्फ रेल जो रन करती है उसका जो मालिकाना हक जो रखता है वो अपना इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है। और ख़रीदने वाले हम सब ग्राहक हो गए। और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, यहाँ भी नंबर ऑफ़ बायर होंगे, नंबर ऑफ़ सेलर्स होंगे, बट यहाँ पे जो वस्तु होगी वो डिफ्रेंशिएट होगी। मतलब उस पूर्ण प्रतियोगिता में आपको अलग अलग वस्तु मिल सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक साबुन के, मैं एग्जांपल देती हूँ, सोप का एग्जांपल। जैसे कि आप मॉल में जाओ तो वहाँ मॉल में आपको डिटॉल मिलेगा, सैवलॉन मिलेगा, डव मिलेगा, लाइफबॉय, जितने प्रकार के साबुन होंगे, जितने प्रकार के शैम्पू मार्केट में अवेलेबल होंगे, वैरायटी कंपनी के, वैरायटी ब्रांड के आपको वहाँ पे मिलेंगे। डिफ्रेंशिएट रहेगा वहाँ पे उस पर्टिकुलर एक वस्तु का डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो वो क्या लाती है, अपूर्ण प्रतियोगिता। अब इसके बारे में जब चैप्टर में आएंगे तब पढ़ेंगे, बस आप इतना मेनली जान लो कि बाज़ार की दशाओं के अनुसार वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर है साधन कीमत निर्धारण। साधन, अभी हमने ये साधन पढ़ा, 4 साधन है हमारा, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस को मैं कंबाइन करके ले चलती हूँ, मेन आपको ध्यान में रखना है भूमि, श्रम, पूंजी और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका संबंध उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमत निर्धारण से है। इसका संबंध देखो क्या, आप जो उत्पादन कर रहे हो उसमें विभिन्न साधन है, 4 साधन है। अब साधन का जो कीमत है वो निर्धारण करेगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में इसका संबंध भूमि की कीमत, श्रम की कीमत, पूंजी की कीमत तथा उद्यमी की पुरस्कार के निर्धारण से है। अब देखो भूमि की कीमत अगर मान लो कम है, लेबर की कीमत भी कम है, कैपिटल आपका लग रहा है और उद्यमी वहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही चीप नहीं बोलूँगी यहाँ पे वर्ड, बेस्ट रहेगा कि वो अच्छा भी होगा और आपको कम दाम में मिल भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लेबर महंगा हो, लैंड महंगा हो, ठीक है ना, कैपिटल का जो इंटरेस्ट लग रहा है वो बहुत ज़्यादा लग रहा हो, ठीक है, और वहाँ पे जो उद्यमी हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अपना इनोवेटिव आइडिया नहीं लगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्शन होगा उसमें क्वालिटी भी नहीं आएगी और कीमत भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इसे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट लास्ट है हमारा निवेश, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। निवेश, हम तभी निवेश करते हैं जब हमारे पास अधिक पैसा होता है, ठीक है, या फिर
अधिक पैसा कहने का मतलब है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, उससे इनकम कमा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम अपने आप को फीड करते हैं, अपनी जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती है, अपनी आवश्यकता जो होती है उसको पहले फुलफ़िल करते हैं। अगर उससे भी अधिक हमारे पास पैसा होता है तो हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं। निवेश वो आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल में बोला कि निवेश हम कब करते हैं, जब हमारे पास कुछ अधिक जो हम कमा रहे हैं, सपोज़ हम 100 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से हमारा पर मंथ सपोज 100 रुपये हम कमा रहे हैं पर डे, उसमें से हार्डली हम 20 रुपया खर्चा कर रहे हैं, उसमें मेरी आवश्यकता पूरा हो जा रहा है, तो मेरे पास जो 80 रुपये एक्स्ट्रा है उसको हम क्या करेंगे, हार्डली 20 रुपये सेविंग करेंगे, जो 60 रुपये बचता है उसको हम क्या करेंगे, निवेश करना कहीं चाहेंगे। तो निवेश किस रूप में, जैसे कि एक आम आदमी तो बेसिकली निवेश अपने मान लो शेयर में कर दिया, डिवेंचर्स में कर दिया, बट जो हमारी जो इकोनॉमी के अंदर जो कंपनी होती है, फर्म होता है, वो कैसे करते हैं, देखो वो ऐसे करेंगे कि उनको पता है कि भविष्य में हमको ये वस्तु और ये सेवा का क्या करना है, उत्पादन करना है। तो वो क्या करेंगे कि उस वस्तु और सेवा को उत्पादन करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। कहने का मतलब है कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मशीन खरीदेंगे। वो क्या करेंगे, अगर उनको लगेगा कि भविष्य में ये ज़मीन के पास अच्छे मार्केट हो सकते हैं या यहाँ पे एक अच्छा सोसाइटी डेवलप हो सकता है, तो वो ज़मीन को खरीद लेंगे आने वाले दिनों में के लिए। ठीक है, अभी वहाँ पे कुछ नहीं है, बट ऐसा लगता है कि इस जगह पे स्कूल खोलेंगे तो चलेगा, तो चलो वो ज़मीन को वो क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। ठीक है, वो मशीन को खरीद लेंगे। समझ में आ रही है बात। तो निवेश द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती है। डायरेक्टली आज अगर आपने आज उस ज़मीन को ख़रीदा है, आपके पास पैसा बहुत एक्सेस था, आपने उस पैसे को बैंक में न रख करके आपने क्या कर लिया, उस ज़मीन को ख़रीद लिया। या फिर आप मान लो जैसे कि आपके पास पैसा है तो आपने क्या किया, गोल्ड के बिस्किट्स खरीद लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10 साल में या 20 साल में इसकी प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी, मुझे फ़ायदा होगा अपनी आवश्यकता के रूप में। तो डायरेक्टली अभी तो आपको बेनिफिट नहीं हुआ, बट इनडायरेक्टली आपने अपने आप को बेनिफिट करने के बारे में सोचा और उसके लिए आप संतुष्ट हैं। उदाहरण के लिए कपड़े सिलने की सिलाई मशीन का उत्पादन निवेश है। जैसे कि सपोज़ कि मैं ऑलरेडी एक टेलर हूँ, मैं कपड़े सिलने का काम कर रही हूँ। ठीक है, और जैसे कि मेरे सामने एक ऑफ़र आया कि किसी पर्सन ने मुझे ऑफ़र किया कि मुझे अपनी इस घर की जो है सिलाई मशीन बेचनी है, और मार्केट में सिलाई मशीन का प्राइस सपोज दैट नया अगर ख़रीदने आप जाओ तो 7 to 8,000, नॉर्मल अगर मैं बात करूँ 6 to 7, 8,000 लाइक दिस रहता है। अगर वो आदमी मुझे 2,000 में देना चाहे और मैं देखूँ कि वो सिलाई मशीन वर्किंग कंडीशन में है, उसका लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा है, अच्छा कंडीशन में है, और अगले के साथ कुछ मजबूरी हो बेचने की, तो अगर मेरे पास एक्सेस पैसा है तो क्यों ना हम उस सिलाई मशीन में अपना पैसा निवेश करें। हाँ, अभी उस पर मेरा लेबर नहीं है सिलने को, लेकिन अगर मैं देख रही हूँ कि मेरे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई मैं नहीं कर पा रही, तो मैं चाहूँगी ना कि उस मशीन को मैं उस मशीन पर क्या करूँ, निवेश करूँ। उससे मैं जो 2,000 में जो खरीदूँगी, एक तो मेरा फ़ायदा होगा कि मुझे कम प्राइस में वो चीज़ें मिल गई, और कल को अगर डिमांड मेरी बढ़ती है तो मैं आसानी से क्या कर पाऊँगी, फुलफ़िल कर पाऊँगी। तो जो सिलाई मशीन है उस मेरे टेलर के लिए, वो उसके लिए क्या है, निवेश है। यह कमीज़ों की सिलाई करके मनुष्य की आवश्यकताओं की अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करता है। जो टेलर जो है वो क्या कर रहा है, उस सिलाई मशीन का उपयोग करके कमीज बनाकर, कपड़ा बना करके वो क्या कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की जो मनुष्य है उनकी जो भी आवश्यकता होती है उसको अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो निवेश को आप बहुत ढंग से समझ सकते हो, ये बहुत एक बड़ा कंसेप्ट है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चला हुआ है, लेकिन बहुत एंगल से। अगर आपके पास एक्सेस मनी है, बस इतना जानो कि इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में है और आपको लगता है कि इससे हमको बेनिफिट मिला, तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने टोटल आर्थिक क्रिया में कितने पढ़े, उपभोग पढ़ा हम लोगों ने,
फिर हम लोगों ने प्रोडक्शन पढ़ा, फिर एक्सचेंज पढ़ा और इन्वेस्टमेंट पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका ये है, दैट इज़ माइक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट माइक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक activity. So thank you so much. God bless you all.